हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग जो आपका 20 अगस्त का प्राइमरी का यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है, उसमें से आपको यहाँ पर सीटेट की जो मतलब सीडीपी की यहाँ पर पेडागोजी आपको डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये है डिस्ग्राफिया। तो हमें ये बताना है कि जो डिस्ग्राफिया है इसमें कौन सा विकार होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। क्या इसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। फिर बी पढ़ लेते हैं, मतलब सेकंड पढ़ लेते हैं, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। तो यहाँ पर स्थूल पेशी क्या ये बाधिता है। या फिर 3 आपको बताना है, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। मतलब एक बच्चे को जो है अक्षरों और कठिनाई मतलब आकारों में कठिनाई होती है, ठीक है, पहचानने में। फिर 4 हमारा यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को कठिनाई। यहाँ पर ठीक है, बच्चा जो होता है क्या करता है, अक्षरों को और यहाँ पर आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये आपके सामने, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है, क्या आपका विभेदित निर्देशन है, या फिर बी आपका संवर्धन है, या फिर 3 है आपका त्वरण, या फिर डी आपका है विसर्ज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर त्वरण। ठीक है, गतिवर्धन। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व कराने वाले हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, एक शिक्षक है जो समावेशी यहाँ पर दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, पहला हमारा पाठ्यचर्या में अनुकूल करें। क्या पाठ्यचर्या में उन्हें अनुकूलन करना चाहिए, या फिर विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। क्या बहुत सारे यहाँ पे विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए, या फिर अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर आपका विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना है। मतलब ये तो कौन कौन से इसमें छांटने हैं, तो आपका पहला भी हो जाएगा, इसमें दूसरा भी हो जाएगा, इसके बाद में आपका तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे तीनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आ गया है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको, जब शैशवावस्था सामाजिकरण की बात हो रही है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले परिवार भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक में अगर बात कर ले तो ये देखिए प्राथमिक आ जाएगा हमारा प्रथम, तो ये परिवार से ही होगा। सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये किसने बताया था। तो हमारे यहाँ पर एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, मान ले होगा इसके के अनुसार। अब ये सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। अब आपको सेकंड में बताना है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या फिर 3 नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर हमारा यहाँ चौथा ऑप्शन आ जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की अगर बात कर ले तो हमारा यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा। तो 4th जो हमारा आ जाएगा यही हमारा राइट आंसर होगा, देख लीजिए भाषा विकास का। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसी से हमारा फिर से आया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर खरे उतरने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पारंपरिक स्तर मतलब आंसर यहाँ पर 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब आपको केवल यहाँ पर जल्दी जल्दी ऑप्शन ही बता दे रहे हैं कौन कौन से इसमें से सही होंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7th, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन यहाँ पर ए दे रखा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आर कथन देखिए, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसके बाद में इसके आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, तो दोनों नहीं आपके गलत है। फिर बी दे रखा है, यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर केवल ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यही डिस्कस करने वाले हैं कौन सा आपका यहाँ पर जो कौन सा यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो अधिगम के लिए हमें आकलन का मुख्य लक्षण देखना है। तो पहला है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर हमारा सेकंड विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। फिर तीसरा हमारा यहाँ पर आ जा रहा है इसके बाद में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। फिर चौथा है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने में करना। तो इसमें हमारे राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ये किसमें पसंद करते हैं बच्चे, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो फर्स्ट आ गया 12 वर्ष में क्या हो जाएगा ये आपका, या फिर 1 वर्ष में हो जाएगा, या 3 वर्ष में हो जाएगा, या फिर 7 वर्ष में। तो इसमें बात कर ले जब बच्चे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा 12 वर्ष में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या फिर यहाँ पर है नारीवादी दृष्टिकोण से, या फिर 3 यहाँ पर दे रहा है अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या फिर 4 आ गया हमारा केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा 4th नंबर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कारण परिणाम का विशेषण कारक कार्य संबंध, या फिर सेकंड है केंद्रयान, या फिर तीसरा है विकेंद्रीकरण, या फिर चौथा है पारगमन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रयान। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट।
फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां, ठीक है। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि और सोच है। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है और तार्किक। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी के तार्किक। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है स्थिर है या फिर तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित। या फिर चौथा हमारा हो गया धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर तथा तार्किक। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो आपका क्या बुनाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पर तैरना हो जाएगा, या फिर 3 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, या फिर चौथा आपका हो जाएगा एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो यहाँ पर जब हम राइट ऑप्शन की बात कर लें तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा राइट, तैरना। ठीक है, अगर स्थूल गति की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो पहला हमारा है एकीकरण सरल से जटिल की ओर और विभेदीकरण जटिल से सरल की ओर। फिर हमारा सेकंड है शीर्षगामी अवरोही समिष्ट और आंतरिक से बाहरी, या फिर तीसरा है समिष्ट मतलब अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, या फिर चौथा है विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो इसमें से हम राइट ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला शीर्षगामी अवरोही तथा समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है आपके सामने। हार्वर्ड गार्डनर की यहाँ पर बात हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है भाषिक आंतरवैयक्तिक, या फिर आपका है द्विस्थान, या फिर आंत व्यक्ति, या फिर तीसरा है आंत व्यक्ति या फिर द्विस्थान, या फिर आ जाएगा चौथा आंत वैयक्तिक भाषिक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए बता रहा है 16 नंबर। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? नंबर 1 बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या फिर सेकंड है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, या फिर तीसरा है आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, या फिर चौथा आपको बताना है यहाँ पर एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर ये रहे आपके सामने इसके ऑप्शन। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? अब आपको प्रभावी तरीका बताना है। पहला है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर सेकंड बताना है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, या फिर तीसरा है उन्हें समस्याओं को तैयार करना था समाधान उपलब्ध कराना, या फिर चौथा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो आपका अवसर देना आ गया, मतलब ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब इसको पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन ए हमारा दे रखा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण, ठीक है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में
समक्ष होते हैं। तो यहाँ पर लग तो दोनों सही रहे, आगे देखते हैं ऊपर थोड़े से निष्कर्ष में ऑप्शन क्या पूछ रहा है। ये है आपके सामने ऑप्शन। तो पहला यहाँ पर दे रखा है ए और आर दोनों गलत हैं क्या आपके, या फिर यहाँ पे सेकंड बताना है ए और दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है, तथा यहाँ पर तीसरा दे रखा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तथा चौथा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइनटीन नंबर हमारा क्वेश्चन है अब। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। तो अब आपको जब निगेटिव दे रखा है तो यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर जोड़ना भी है हमारा आंसर। तो हमारा है संगठन, या फिर सेकंड वर्गीकरण, या फिर थर्ड है यहाँ पर वैचारिकता, या फिर गैर प्रासंगिकरण। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, गैर प्रासंगिकरण 19 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, या फिर सेकंड क्रिया की परिभाषा क्या है, या फिर थर्ड बताना है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या फिर फोर्थ बताना है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। तो यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात कर ले तो हमारा जो 4 है ये, ठीक है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो पहला है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। फिर सेकंड है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। या फिर शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। या फिर चौथा है निम्नलिखित में से फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 22 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन हमारे सामने ये दे रखा है आपके सामने। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के रूप में खेलना पसंद करते हैं। इसका देखिए आर मतलब कारण दे रखा। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह से आपका क्वेश्चन है। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर बताना है क्या ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर आपका यहाँ पर आपका है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है। या फिर आपको थर्ड बताना है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। या फिर चौथा ए सही परंतु आर गलत है। तो राइट ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर सेकंड हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
23 नंबर आ गया हमारे सामने। तो लीव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है क्या मूर्त पुरस्कार, या फिर सेकंड सहकर्मी सहयोग, या फिर थर्ड है सामाजिक अलगाव, या फिर चौथा है मानवीकरण पाठ्यक्रम। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सहकर्मी सहयोग। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर हमारे सामने है। लीव वाइगोस्की के अनुसार क्या क्वेश्चन है? लीव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, मतलब आंतरिक वाक्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के संप्रेषण करने का एक तरीका है। फिर सेकंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या फिर थर्ड है विकासात्मक देरी का संकेत है, या फिर चौथा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो राइट आंसर भी हमारा यहाँ पर लास्ट ही होगा, कौन सा? चौथा। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ये देखिए कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, मतलब जीववादी सिद्धांत का। ठीक है, क्योंकि वो क्या सोच रही कि बटन भी जिंदा है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 26। तो 26 से आपको पढ़ना है यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? नंबर 1 कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या फिर सेकंड उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता, या फिर तीसरा बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, या फिर चौथा है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर ये रहा आपके सामने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन हमारा क्या है? शिक्षार्थियों के बीच में समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अब इसका कारण देख लेते हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच में बातचीत करने में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मकता और रचनात्मकता के रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं तथा समृद्ध करते हैं। अब चलते हैं इसकी ओर, देख लेते हैं नीचे क्या दे रखे हैं। और ठीक है, कौन सा इसमें से सही होने वाला है? तो क्या पहला आपका होगा ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तथा थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, फिर ए सही परंतु आर आपका गलत है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की जब बात कर लें, तो हमारा जब राइट आंसर की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 तथ्यों को रटना, या फिर यंत्रवाद याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, या फिर समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या फिर चौथा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, फिर 29 बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, कब सीखते हैं? यदि कोई अवधारणा, पहला है समष्टि से सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या फिर बढ़ती है अमूर्त से मूर्त की ओर, या फिर आपका थर्ड आ गया जटिल से सरल की ओर, या फिर चौथा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर जो है यही राइट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, पहला है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर सेकंड है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों से एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, या फिर थर्ड है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, या फिर चौथा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात कर लें तो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को, आप जिन बच्चों ने आज आपका यहाँ पर एग्जाम दिया हुआ है, जिन भी बच्चों ने आज का यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो आप सभी लोग इस पेपर से पूरा मैच कर लीजिएगा और कमेंट करना है कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और भी हमारी वीडियो आने वाली है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।